नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और हमारा ये विशेष प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। इस प्रोग्राम में खास बातचीत के लिए हर हफ्ते हम आमंत्रित करते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी को। सर आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद, तो सबसे पहले तो सर का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और आज प्रोग्राम की शुरुआत दागी नेताओं के खिलाफ विधेयक के साथ। सर, लोकसभा में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। दागी नेताओं के खिलाफ इस विधेयक को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है, तो आप इस सारी स्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 130वां जो संशोधन है इसमें कहा क्या गया है जी। कि मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर 30 दिन किसी गंभीर मामले में जिसमें दोषी को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, उनको 30 दिन के बाद जब 31वें दिन पद मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल उनको ये नौबत क्यों आई संविधान लाने की? क्योंकि पिछले कुछ समय में कुछ मंत्री, कुछ मुख्यमंत्री जो जेल में रहे 2-2 महीने, 3-3 महीने, उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया, जबकि हमारी परंपरा राजनीतिक ये रहे कि आरोप लगते ही मंत्री जब त्याग पत्र देते थे। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई जो कि संविधान में निर्माताओं ने ऐसी नहीं सोची थी। तो ये व्यवहारिक संकट पैदा हुआ कि जेल में बैठे आदमी, मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे निर्णय लेगा, उसको देखते हुए ये लेके आए। लेकिन ये अभी मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में गया, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो अभी नहीं है, तो मैं ख्याल पास भी नहीं होने लगा। पर कारण ये बना। अब आज की रिपोर्ट छपी हुई है कि देश के कुछ 40% जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब उनमें उनके 40% पे गंभीर, उनमें से 33% में गंभीर मामले दर्ज है। ये आज की रिपोर्ट है, आज ही प्रकाशित हुई है, एक समाचार में मैंने पढ़ी। तो ये एक गंभीर मुद्दा अपने आप में है। पर ये अगर इस पारित अगर हो जाता है तो ये एक बुनियादी जो कानूनी हमारे है व्यवस्था, उसके विरुद्ध जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कानून का मानना है कि जो हमारा व्यवस्था है कि जब तक दोषी करार ना दे, न्यायालय दोषी करार ना दे, तब वो व्यक्ति निर्दोष है। तो इसके पास होने क्या हो गया, न्यायालय बाहर हो गया ऑटोमेटिकली। मतलब अब 30 दिन के बाद 31वें दिन ना तो उसका अपील, दलील कुछ भी ना हुई, वो बाहर हो गया। तो ये उसके विरुद्ध जाता है हिसाब से। तो ये एक पहला पहलू था। दूसरा ये है कि जब ये पास हो जाए तो विधान पालिका, देखो संविधान में विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को बराबर रखा गया। ये आपस में व्यवहारिक टसल तो चलती रहती है जो वर्किंग में जब होते हैं, पर जब ये पारित हो जाएगा तो इसका मतलब विधान पालिका कमजोर होगी। क्योंकि फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें आरोप लगा तो फैसला तो फिर अंतिम कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्योंकि कार्यपालिका के पास एग्जेक्टिव पावर आ गई, तो आगे आरोप लगता है कि ईडी और विजिलेंस, ये डिपार्टमेंट सारे हैं, तो इलेक्शन में घोषित हो जाए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन लीडर है उसी को अगर कर दें तो सारा व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक तो वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इसका जो हल है, जो ये इसका जो 30 न्यायपालिका पे इतने केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट से लेके, अगर किसी का आरोप लगे तो वो कितने महीने या उसका सुनवाई नहीं होती। तो ये भी एक इसका हल तो यही है कि जो हमारे माननीय है, चाहे वो ये विधायकों पे लागू नहीं होता, पर विधायक और मंत्री की सिर्फ जिम्मेवारी का फर्क है। तो विधायक ही वो सांसद है, जो मंत्री बन गया तो जिम्मेवारी बदल गई, बढ़ गई, वो है तो सांसद या विधायक। इन माननीयों के लिए विशेष अदालतें बननी चाहिए और इनके जो आरोप लगते हैं उनको एक समय सीमा के बीच में निर्णय होना चाहिए। ये नहीं 5-5 साल, 10-10 साल अभी भी, मतलब कुछ आए तो जिन पे 80 आरोप लगे और गंभीर आरोप लगे हुए और वर्षों चले जा रहे हैं, वो एक चुनाव दूसरा चुनाव जीते चले जा रहे हैं। तो ये एक मतलब ऐसा है जो कमजोरी जिसको ठीक करने की जरूरत है।
उससे आगे अगर चले हम, तो जो राजनीतिक दल है उनका भी फर्ज बनता है कि जिन पे गंभीर आरोप है उनको वो टिकट ना दें, पर वो भी नहीं होता। बिल्कुल सर। अब ये तीसरी बात आती है जनता पे। अब जनता के पास फिर ऑप्शन नहीं होते कि जब एक पार्टी ने एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है और उस पार्टी के वो हितैषी हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो फिर उसी व्यक्ति को वोट वोट कर डालेंगे। देते हैं। या तो जनता फिर अपने आप में आत्मचिंतन करे, भाई हाँ इसने ये दिया है तो मैं वोट नहीं डालूंगा। तो ये एक जटिल सी समस्या है, गंभीर समस्या है। पैदा तब हुई जब हमारा राजनीति में नैतिकता का पक्ष कमजोर होना शुरू। अगर नैतिक पक्ष से ये बातें ना होती, जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, उन्होंने स्पेशली बी आर अम्बेडकर डॉक्टर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा जब ये संविधान पारित करा रहे थे, तो दोनों ने ये कहा था कि संविधान जितना मर्जी अच्छा बन जाए, जब तक उन पर अमल करने वाले, उनको व्यवहार में लाने वाले चरित्र के अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम ठीक नहीं रहेगा। आज मैं समझता हूँ कि उसी चीज़ को हमें याद करना चाहिए, जो हमारे माननीय हो उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत कि ऐसी नौबत आए ही ना। और ये जो बना है, मैं समझता हूँ ये बुनियादी कानूनी व्यवस्था, क्योंकि न्यायपालिका को बाहर करके आप कर देंगे तो इसका मतलब कार्यपालिका अल्टीमेटली हावी होगी, कार्यपालिका के बाद न्याय। और हमारे जो पड़ोसी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो स्थिति बनी है, एक तो वहाँ पे चुनाव को लेकर भ्रम भ्रांति है, दूसरा है कि न्यायालय जो है वो भी फैसला कर देता है प्रधानमंत्री को उतारने का, बनाने का। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको इतना, ऐसे राजनीति में स्वच्छता का नाम आज भी प्रधानमंत्री ने भी बोला, उससे पहले गृह मंत्री ने भी बोला, देखने में सुनने में यह बात अच्छी लगती है कि राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए, पर स्वच्छता कानून के साथ आके नहीं होती। आपके अपने संस्कार, अपनी भावना, अपने जो सोच है उसको जागरूक करने के लिए, और जिस स्तर पर राजनीति हमारी चले, एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाते हो, और जिस तरह एक केस मुकदमे बनते जा रहे हैं, उसको लेकर जनता को भी संदेह होता है कि ये पता नहीं ठीक है या गलत है। तो वो चीज़ सारी इसके लिए एक ही है कि आप न्याय व्यवस्था मानने के लिए विशेष रूप से अलग बनाए, पीठ बनाए, जिला स्तर पर भी बने, राज्य स्तर पर भी बने और केंद्र स्तर पर भी बने। और तीनों को जब ऐसे कोई मामले आए, उनको कई दफ़ा सर्वोच्च न्यायालय ने वैसे दिया भी है, और कई दफ़ा पहले भी ये आई है बात पे हम सजा की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया भी नहीं। न्याय जब तक न्यायालय में नहीं दोषी करार दिया जाता तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैं भी यही समझता हूँ कि बात ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये शायद पॉसिबल ना होगा। इसका मिस यूज़ होना समय के साथ बढ़ता जाएगा, और विधानपालिका फिर एक उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही लड़खड़ाने लगेगी। तो इसका संतुलन यही है कि आप न्यायपालिका एक विशेष पीठ माननीयों के लिए बने और एक समय सीमा पर, तो अपने आप ये फैसला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। और हम आपको बता दें कि जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा की है भारत पर, तब से हम लगातार सर से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण भारत और चीन एक बार फिर से पास में आ गए हैं। तो अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ना तय है। तो आप इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका? अगर 1950 का दशक देखे, जब हम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो भारत की सड़कों पे हिंदी चीनी भाई भाई के, स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई के झंडा दे के हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि उसका कारण यह था कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चीन और भारत के संबंध निकटता है। बौद्ध धर्म यहाँ से गया, वहाँ से, तो वैसे भी पड़ोसी देश है तो उस हिसाब से भी बदलता है। लेकिन उसके बाद 1962 जब आया, जब चीन ने हमला किया, उससे वो विश्वास टूट गया, और विश्वास आज तक नहीं बना। 2025 हो गया, विश्वास वो बना नहीं। उसका कारण यह है कि 1962 के बाद फिर इन्होंने, जो चीन ने पाकिस्तान के प्रति जो नीति अपनाई, और अभी जो 2020 में गलवान का संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे 20 सैनिक और एक बड़ा अधिकारी शहीद हो गए, सीमा विवाद वो चलता चलता आज तक चला आ रहा है। और अब
इस जो ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन ने पाकिस्तान को सारा अपना असला मसला सारा सहायता दी और स्टैंड भी लिया। यूएनओ में भी जब पाक अकबर के बीच की बात होती है तो उनका साथ देते हैं, तो वो विश्वास बना नहीं। हाँ, ये जो आपने बात कही कि अमेरिका के ट्रंप की नीतियों के कारण, ट्रंप ने भारत के साथ भी और चीन के साथ भी टैरिफ के लिया, लेकिन चीन के साथ उसने एक्सटेंड कर दिया क्योंकि चीन बड़ी ताकत थी, उन्होंने उस हिसाब से उसको अभी दिया। पाकिस्तान और चीन दोनों को पाकिस्तान तो अमेरिका से चीन और भारत, अब दोनों को टैरिफ का दबाव तो है बिल्कुल, और दोनों के बाजार बड़े हैं। अब चीन की कोशिश ये होगी कि चीन ने टैरिफ की अमेरिका की नीति की निंदा भी की, भारत के उनका विदेश मंत्री वहाँ आए भी, प्राइम मिनिस्टर मिले भी, अब उन्होंने सीमा विवाद को 3 स्तरों पे मीटिंग करके और उनको डिस्कशन पे शुरू हो गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार खोलने की भी बात हो गई और वीज़ा को लेकर भी बात हो गई, हवाई उड़ानों को लेकर भी बात हो गई और डिप्लोमेटिक स्तर पे सारे कुछ उन्होंने खोलने की बात करी है। लेकिन समस्या ये है कि चीन के साथ हम भरोसा कैसे करें। ये भी तो हो सकता है ना भाई, चीन भारत को साथ लेके अमेरिका के विरुद्ध अपना एक टीम बनाए, इस्तेमाल भारत का हो जाए, तो भारत को उस बात से सतर्क होने की जरूरत है कि चीन भारत का इस्तेमाल ना कर दे। चीन भारत का असली दोस्त रूस है, रूस ने अपने बाजार खोल दिए, अगर अमेरिका नहीं लेता तो मेरे बाजार खुले हैं, वहाँ पे जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हो मैं दो। दूसरा उन्होंने कहा कि तेल के लिए 5% सब्सिडी मैं और बढ़ा देता हूँ, तेल जा रही, भारत ने भी हाँ करी है, उसने भी हाँ करी है। भारत का जो स्थायी मित्र या टेस्टेड जो कहते हैं दोस्त वो रूस है, चीन नहीं है। चीन भारत का इस्तेमाल भी कर सकता है। चीन कब आंख बदल दे, यहाँ से उनके विदेश मंत्री अफगानिस्तान गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वो दोस्ती करा रहे हैं, उनके आतंकवाद को लेकर उनके जो झगड़े हैं उनकी समझौता करेंगे, क्योंकि उनकी वन बेल्ट वन रोड वाली जो है नीति उस पर वो काम कर रहे हैं। और भारत को ये ऑब्जेक्शन है कि पाक आपको कश्मीर से वो सड़क बना जो कि हमारा क्षेत्र है, तो वो उसका इसके साथ ब्रह्मपुत्रा पे वो बड़ा डैम बना रहे हैं, अगर वो डैम बनता है तो हमारे को लिए खतरा, पानी जब खोलेंगे तो भारत में खतरा आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। विश्वास वाली की जो बात है वो गेंद चीन के पाले में है। चीन को ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि भारत का विश्वास बढ़े। अगर वो नहीं बढ़ता तो भारत आंखें बंद करके ना तो सहयोग आगे कदम बढ़ा सकता है, ना चीन का नेतृत्व स्वीकार कर सकता है। हाँ, अमेरिका से बात भी जारी रखे, चीन से भी संबंध जारी रखे और अलर्ट रहे। भारत आंखें बंद करके चीन पे विश्वास की स्थिति में, आज से 4 महीने पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीन के साथ 4 महीने पहले को कौन सोच सकता था कि चीन के साथ ऐसी बातचीत होगी। हालात ने बदलेंगे। अगर आप ये देखें, चीन, भारत और रूस और चौथा ब्राज़ील जो शंघाई में प्रधानमंत्री ने भी जाना, शंघाई सहयोग संगठन में भी इसी महीने के अंत में, अगर ये 4 देश मिल जाएं तो दुनिया का सारी राजनीति ही बदल जाती है। सबसे बड़े बाजार तो ये 2 है, चीन और भारत और रूस, ये तीनों। तो अमेरिका अपने आप में फंसे। अमेरिका का जो उनके पूर्व सांसद भी और मंत्री भी है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और घर भी ट्रंप का विरोध शुरू हो गया, भारत से दुश्मनी ना मोल लें, भारत से के साथ, भारत हमारा 20-25 साल से जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड बना हुआ था वो ख़त्म ना हो जाए। पर ये फिर अमेरिका की है, अब 27 तारीख तक क्या करते हैं वो पता चलेगा। अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो फिर चीन और भारत और रशिया को एक नई टीम बनेगी, ब्राज़ील उसके साथ होगा, तो फिर सारी दुनिया का राजनीति बदलेगी, केवल इस क्षेत्र साउथ एशिया जो इसकी नहीं आएगी। तो इंटरनेशनल पे कई कुछ यूरोपियन कंट्री को भी मोल भाव करना पड़ेगा। अमेरिका को अल्टीमेटली नुकसान होगा, मैं समझता हूँ। आगे चर्चा पंजाब भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर चलाए जा रहे कैंपों की। सर, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर पंजाब भाजपा द्वारा प्रदेश के अलग अलग शहरों में
कैंप लगाए जा रहे हैं जिन्हें हम जागरूकता कैंप कह रहे हैं, लेकिन इन कैंपों के खिलाफ मान सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए कई भाजपाइयों को हिरासत में लिया गया है। तो आप इस सारे घटनाक्रम के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल भी कई जगहों पर रोज प्रदर्शन की, हाँ, वो सुबह पकड़ते हैं शाम को छोड़ देते हैं। मतलब मैं एक शब्द में, एक पंक्ति में कह सकता हूँ, तो भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू हैं इस समय। तो जी। कारण यह है कि ये जो अभियान, जागरूकता अभियान चला है, भाजपा वर्कर आपके द्वार पे हैं, बिल्कुल सर। तो इसमें उन्होंने आवास योजना है, किसानों कल्याण योजना है, पेंशन की योजना है, स्वास्थ्य को लेकर योजना है, और वृद्धा जो विधवा है या वृद्ध दूसरे हैं उनको लेकर ऐसी पेंशनें जो चलती हैं, और किसान की समान राशि है। अब ये सारे इन्होंने 39 जो विधानसभा है उनमें पहले शुरू किया था पिछले कुछ समय से, तो आगे 50 की और भी थी। ये सारे 117 में जाना था इन्होंने। और ये जो योजना क्योंकि केंद्र सरकार की हैं और इसके लिए टेक्निकल नो-हाउ चाहिए, तो उन्होंने केंद्र सरकार से जो सार्वजनिक पब्लिक सर्विस जो चलते हैं उनमें परमिशन में ली, क्योंकि इन्होंने हायर किए कंप्यूटर चलाने वाले और जो मान सरकार, पंजाब सरकार, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये निजी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आदमी व्यक्ति का, तो ये एक कानून के विरुद्ध है, इसलिए वो कर रहे हैं। अब इसमें कानून के विरुद्ध इसलिए नहीं क्योंकि सेंटर से उन्होंने परमिशन ले ली, एक बात। दूसरा, ये कानून तब आता है, हम पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ते थे कि कानून की भूमिका तब आती है जब एक्शन होता है। संभावना में कानून कम नहीं कर सकता कि जिसने मुझे मार देना जिसको पकड़ लो, जब वो हिट करेगा तभी पकड़ा जाता है। बिल्कुल सर। अब ये जो स्थिति है, सरकार को ये समझनी चाहिए थी कि अगर कोई कंप्लेंट करता, फॉर्म भर रहे हैं, वो निजी व्यक्ति का डाटा ले रहे हैं, बिल्कुल सर, अगर कोई व्यक्ति या संस्था करती कि हाँ इन्होंने मेरा डाटा लिया और इसका गलत इस्तेमाल किया, तब कानून आता बीच में। इसके पहले कानून कहीं नहीं आता। संभावना बने, सरकार ने संभावना पे आधार के कर लिया, जबकि उन्होंने सेंटर से परमिशन ली हुई है। सरकार ने जब ये एक्शन लिया तो भाजपा को ये इस बात के लिए सूट करता है कि वो सुर्खियों में आ गई। भाजपा और क्या चाहती है? उसकी जो तमन्ना थी कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो जनहित की नीतियां, वो उजागर हो। सर, लोग पंजीकृत भी करवा रहे हैं अपने आप को, वो कराए, वो मतलब जो लक्ष्य भाजपा का था वो था कि संदेश देना लोगों को। वो सरकार के एक्शन से खुद हो गया। बिल्कुल। आप वो आगे करें ना करें, ये विवाद का विषय बन गया, चर्चा का विषय बन गया, अखबारों में आ गया। तो ये जो अगर वो साइलेंट वे से चल रहे थे, तो उसमें एक बात जो और मैं समझ देखने वाली है, जो पंजाब में राजनीति से संबंधित, मैं समझता हूँ कि वो अभी पता नहीं किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, उसमें ये देखने वाले कि ये जो पहले 39-40 कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने चुनी है, उसमें दलित और पिछड़े ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र है। ये भाजपा जब से किसान आंदोलन चल रहा है 20-21, उसको ग्रामीण क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता था। आज जो आपने बात पहले कही कि लोग पंजीकरण करा भी रहे हैं, तो इसका मतलब भाजपा को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया ना। ये तब्दीली जो है, राजनीतिक तब्दीली, ये पंजाब के राजनीति को आने वाले 2027 के इलेक्शन का एक इंडिकेशन है कि कांग्रेस से अधिक आगे मान सरकार, जो आम आदमी पार्टी को जो चुनौती देने वाली स्थिति में भाजपा आ सकती है या आ रही है। ये चीज़ जैसे पंजाबी कहते हैं एक चावल का दाना टेस्ट किया पता लगता है चावल पक गए पक गए। तो ये एक उनका एक, मैं समझता हूँ, कोई टेस्ट है भाजपा का। 39 कंस्टिट्यूंसी में लोग आए, उन्होंने पंजीकरण कराया, उनका लोगों ने विरोध नहीं किया, स्वागत किया। सरकार विरोध कर रही है, तो इसलिए सरकार को चाहिए था कि जो अब भावना क्या जाएगी कि सरकार ने जनहित कार्य में बाधा डाली, क्योंकि लाभ तो गरीब आदमी को हो रहा है ना, चाहे वो केंद्र सरकार दे रही है चाहे स्थानीय सरकार दे। लाभ का जो मिलना है वो एक साधारण आदमी को मिलना है। तो अब भाजपा ये कह सकती है कि हम तो आपके सारे परफॉर्म में भरा रहे थे, सरकार ने रोक दिया। तो उसके दिमाग में एक बात और करें, ये सरकार को तब करना चाहिए था जब कुछ शिकायत आती थी। अभी भी सीधे कर रहे थे, अभी जो करना है उन्होंने प्रचार प्रसार जो करना है वो करे। सरकार अपने व्यू पॉइंट
बोले, जागरूकता करे भी हाँ भाई डाटा का इस्तेमाल ना हो, अगर होगा तो हम ये कानून का जिम्मेवारी आपकी बनती है, तो ऐसा ना करें। अब सरकार ने जब कर लिया है तो भाजपा को कहे दोनों हाथ लड्डू हैं, करे तो लोगों को, ना करे तो सरकार पे भाजपा मान सरकार काबू आ जाएगी। तो पंजाब सरकार को मैं समझता हूँ अभी भी एक बीच का रास्ता ढूंढ के बात आई जाए करने दे उनको जो करता है। अभी साल डेढ़ साल पड़ा 27 के चुनाव आने, उसे बीच में कई और तराज छुड़वाएंगे, कोई जरूरत है इसी पर? ये तो 2-4 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, सरकार आगे करती है। तो इसके एक साधारण विशेष ध्यान सरकार को नहीं देना चाहिए, साधारण रूप से चलने दें। अगर जितना ज्यादा देंगे तो नुकसान अल्टीमेटली सरकार को होगा, छवि सरकार के खिलाफ भी भाजपा को लाभ होगा। बिल्कुल सर। आगे चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए आदेश की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर ये बात कही है कि जिन कुत्तों को जहां से पकड़ा जाता है उन्हें टीकाकरण और नसबंदी करवाकर वहीं पर छोड़ दिया जाए। सिर्फ उन कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर क्या कहें? देखिए, जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें जिसमें आत्मा है उसको पूछते हैं, उनमें भी आत्मा तो है ही है। हम पशु और पक्षियों में देखते हैं, हमारा तो गाय के ग्रास, कौवे का ग्रास, कुत्ते का ग्रास, हम कबूतरों को दाना डालते हैं, ये वनस्पति को पूछते हैं, हम वृक्षों को पूछते हैं, तो उनमें आत्मा मानते हैं। तो एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है पशु पक्षी, इसको बिना हम, और अगर देखें तो महाभारत में पहले तो एकलव्य का आता है, जब अर्जुन वो शिक्षा पढ़ते हैं तो वो भी कुत्ता वहाँ पे आता है, उनको उसने ऐसे निशाने लाया भी उसको जख्म भी नहीं हुआ और उसकी आवाज़ बंद कर दी, ये भी है। और दूसरा प्रसंग आता है जब अपने पांडव भाई और द्रौपदी अंतिम यात्रा पर निकलते हैं तो एक साथ कुत्ता जाता है और लास्ट में युधिष्ठिर और कुत्ता ही बचता है, और वो उसको बचाव, जब इंद्र प्रकट होता है तो कहता है कि स्वर्ग जाना तो रथ में आ जाओ, कुत्ता साथ नहीं जाता। तो उस समय युधिष्ठिर कहता ना, इसने मेरा शरण साथ भी दिया और मेरी शरण में ही रहा, तो इसको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। तो फिर उस कुत्ते के धर्मराज पैदा होता है, तो उसको वो आगे लंबे कहानी। तो कुत्ते का संबंध मैं समझता हूँ इससे भी अगर पीछे चले तो जब असभ्य जंगल में इंसान रहता था तब भी कुत्ता उसके साथ रहा, भेड़िए से आगे कुत्ता है वो साथ में रहा, तो ये एक लंबा सदियों का साथ है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला, पहला फैसला बदलते हुए, क्योंकि उनको लगा कि पहला सख्त भी फैसला जो उन्होंने पहले दिया था, मिसाल में कुत्ते लेकर शेल्टर होम में भेजो, तो उसको लेकर उनको लगा कि ये व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि इतने शेल्टर बनाने मुश्किल हो गए, तो सारे इकट्ठे करना भी मुश्किल, उनको संभालना भी मुश्किल। नहीं, वो सारे देखते हुए ना व्यवहारिक एक संतुलित दोबारा अपना रिव्यू किया फैसला, जिसमें उन्होंने जो आप स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करके और जो शेल्टर होम है उनमें रख के जो रेबीज से कंसर्न है उनको, अब समस्या यह है कि वह उनको रखा जाए, बाकी वापस वहीं जहाँ से उठाए हैं वहाँ छोड़ दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अब ये पहले तो एनसीआर से जुड़ी थी, दिल्ली और एनसीआर से जुड़ा था, अब उन्होंने सारे भारत को और इससे संबंधित सारे केस उन्होंने मंगा लिया, भी जो भी जिसकी सुझाव जो ऐसे है तो आ जाए। अब समस्या एक बड़ी समझने की ये है कि भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, और पिछले साल 37 लाख कुत्तों के काटने के केस आए हैं। हर 10-15 मिनट के बाद कोई ना कोई काटने की केस आता है, और उनमें से 55 से ज़्यादा रैबिस के कारण मारे गए। अब देखने की बात यह है कि अब जो कई जो गैर सरकारी संस्थाएं, जो पेट लवर संस्थाएं बनी हुई हैं, वो इस फैसले से अभी भी संतुष्ट नहीं है। मेरा ये कहना है कि देखिए, जेल इंसान के लिए बनी है। जब कोई इंसान कानून तोड़ता है या आक्रामक होता है या समाज के लिए खतरा बनता है तो उसको हम जेल में डालते हैं। ये तो फिर कुत्ता, जब वो आक्रामक है, पागल हो चुका है। अब ये देखिए, एक पहला कानून जो वो है बना हुआ जो कुत्तों के लिए, उसमें यह है कि जो रेबिस
से भी इफेक्टेड है उसको मारना नहीं है, वो नेचुरल डेथ जाए। अब जो मैं खुद पेट लवर हूँ, मेरे पास डॉग है, जो रेबीज इफेक्टेड डॉग है वो तड़प के मरता है, हल्कान हो जाता है, वो तड़प के मरता है, उसकी लार भी जिस पे गिरे वो भी हो सकता है, काटना तो दूर की है, उसकी लार भी लग जाए तो तब इफेक्टेड। अब वो कानून ये कहता है कि उसको मार नहीं सकते, उसको तड़पन के जाके उसके आगे पुराने जमाने जिस समय ये कानून नहीं था तो नीले थोते कड़ाक में मिला के खिला देते तो वो सोया सो जाता था। अब जो रेबीज से इफेक्टेड आदमी है, जो आक्रामक है, जब हम इंसान को जेल में भेज सकते हैं, फांसी दे सकते हैं उसको, तो कुत्ते को क्यों नहीं कर सकते? ये एक बैलेंस होना चाहिए। कुत्ता जब अब 6 करोड़ है मान लो, अब जो कुत्ता प्रेमी है, अब बड़ी अजीब सी बात है, एक समय का खाना डाल दिया उन्होंने, अब जो पोटी सुसु करना उसको कौन संभालेगा? जिम्मेवारी उनकी कोई नहीं, ना उन्होंने वैक्सीनेशन कराई, बिल्कुल ना उनकी नसबंदी हुई, तो उनको संभाले। आप एक समय दूध डाल देते हो, खाना डाल देते हो, कहते हो हम कुत्ता प्रेमी बन गए जी, उसके बाद कौन संभालेगा? 15 साल 20 साल 15 साल की एवरेज कुत्ते की एक लाइफ है, तो उसको आप सुबह शाम करके, बाकी तो आप सरकार पे छोड़ दिया ना, जो गंदगी वो भी उठाए, सरकार का काम हो गया, पागल हो जाता वो भी सरकार करे, अगर काट दे तो वही सरकार करे। अब ये एक चीज समझते हुए सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी, अगर आपको इतना प्यार है तो आप उसको अडॉप्ट करें, अपने पास रखें, उसकी वैक्सीनेशन कराएं, स्टरलाइजेशन कराएं, उससे सारा बात बनते। सिर्फ कहने से कि मैं कुत्ता प्रेम है और दूसरी तरफ बात नहीं बनती, दूसरी तरफ ये सरकार को चाहिए, सब मुद्दे तो दो ही, एक जनसंख्या बढ़ रही है कुत्तों की, दूसरे उनके काटने के रेबीज बढ़ रही है। अब रेबीज की स्थिति यह है कि सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं, दवा ही नहीं है, और काट ले तो सिविल हॉस्पिटल जब मिलता नहीं। अब गरीब आदमी जब होता है तो 350 रुपये टीका प्राइवेट आदमी से कैसे लगे, 3 टीके या 5 टीके जैसे जख्म के हिसाब से, जिसके पास खाने के लिए जाए एक टाइम रोटी नहीं, अगर उसको वाला कुत्ता काट ले तो कहाँ जाए? एनजीओ को जो संभालने के लिए सरकार पैसे देती है वो 1000-1500 रुपये देती है उसको वैक्सीनेशन होने, वो कहते हैं कि खर्चा होता है 2000-2500, उनके पास पैसे की कमी है। मतलब सारी समस्या आके ये है कि जो ये कार्य म्युनिसिपल कमीशन कॉर्पोरेशन स्तर पे या पंचायत स्तर पे होने वाला है, उसमें एक तो दवाई रेबीज की नहीं है, एक कुत्तों को वैक्सीनेशन की नहीं है, शेल्टर होम नहीं है, ये सारी जो समझता है एक उदासीनता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है एनजीओस में भी, सरकार में भी, और लैक ऑफ फंड्स, ये दोनों। और गंभीरता से ना समाज ने लिया इस बात को, ना सरकार ने इस बात को लिया। अब ये चीज़ जब समस्या बन के सामने आ गई है तो इसका मिडवे तो निकालना पड़ेगा, इसका रास्ता तो खोजना पड़ेगा। अब केवल इस बात के लिए कि आप भावुकता में बह के व्यवहारिकता तो छोड़ दें तो वो गलत होगी। चाइना में हमारे से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं, पर एंटी रेबीज के केस उनमें कम है, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन भी डॉग्स के भी कराते हैं और इंसान के लिए भी है। तो वहाँ पे डॉग्स हमारे से कहीं ज़्यादा आवारा अवेलेबल हैं, पर उन्होंने अपने एनजीओज के थ्रू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, वेटरनरी और सिविल दोनों के साथ में, और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन बोथ साइड, रेबीज और इंसान के लिए और कुत्तों के, दोनों के लिए अवेलेबिलिटी इतनी है कि वो टाइमली सब कुछ मिल जाता है, इसलिए केस कम हो जाता है। हमारा यहाँ पे तो ना पशु की साइड में और ना इंसान की साइड में, दोनों तरफ वैक्सीनेशन की कमी है, पैसे की कमी है, जो व्यवस्था की कमजोरी है, चाहे वो कॉरपोरेशन की है, चाहे वो वेटरनरी हॉस्पिटल की है, चाहे सिविल हॉस्पिटल की है। तो इन तीनों को कोऑर्डिनेशन, और कम से कम मैं सोचता हूँ जो एनजीओज है उनको आगे सरकार के साथ मिलके इस तरफ के एक कोऑर्डिनेशन का काम करना चाहिए, और फंडिंग का जो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों के काटने की या दवाई देने के लिए व्यवस्था चाहिए। अगर आप इन एनजीओ के साथ और लोगों को, फिर जैसे कारपोरेट सेक्टर है, कारपोरेट सेक्टर वालों को भी एक प्रोविजन है कि सोशल सर्विस के लिए इनकम टैक्स रिबेट मिलते हैं, तो कम से कम इसको, जैसे गाय के लिए, डॉग के लिए, इनके लिए
उनको रिबेट दिया जाए ताकि वो भी इन्वेस्ट कर सके शेल्टरों में, गौशाला में, इनमें बिल्कुल सारी चीज़ों। तो केवल आप ये कहें कि हाँ जी पशु हत्या जो बकरी भी खाते हो आप, मुर्गे भी खाते हो आप, बिल्कुल सूअर सर। भी खाते हो, सारा कुछ हो, तो वो एंगल कमज़ोर है। आप इसको प्रैक्टिकल साइड लेके चलें कि अगर प्यार है तो इनको संभालने की भी ज़रूरत है। सरकार भी, समाज मिल के एक रास्ता निकले, केवल भावुकता से काम नहीं, प्रैक्टिकल साइड सर लेनी चाहिए। पहले तो पता नहीं चलता था, अब तो सोशल मीडिया की वजह से पता चलता है कि ये बहुत नुकसान कर जाते बच्चों हैं, और वृद्धों के लिए घसीट तक बहुत लेते बहुत हैं। मुश्किल, बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल है। आप बहुत गली मुश्किल मोहल्ले है। में जाते हैं, स्कूटर के पीछे जाते हो, कितने एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल कितनी सर। डेथ हो जाती है। क्योंकि देखिए इसमें एक बात और भी है, वैक्सीनेशन स्टरलाइजेशन से जनसंख्या तो कंट्रोल होगी, एक काटने की जो समस्या है, आक्रामक होने की, वो तो कंट्रोल नहीं होगी। वो तभी होगी जब समाज इन्वॉल्व होगा। क्योंकि देखिए ये जब पप्स होते हैं, जब आप उनको मारते हैं, काटते तब है कि उनके मन में डर है कि हमें मारे ना, अपने डिफेंस के लिए मारते बेसिकली। जैसे कुत्ता अदरवाइज काटता नहीं है, काटता तब है जब उसका बचपन, जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, उसका बचपन अगर बुरा है तो बड़े होकर अच्छा नागरिक नहीं बनता, ये आम कहावत है। तो इसी तरह पप्स की भी ये पोजीशन है, जब उनको गली में मार पड़ती है, उनको जो आता जाता बच्चे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, लात मारते हैं या कुछ इस तरह, तो उनके बचपन की जो दिमाग में छवि बनी है, तो वो बड़े होकर उतने से आक्रामक हो जाता है। वो कहते हैं जब आदमी आ रहा है तो मेरे को मारेगा, तो पहले आक्रामक अपने को डिफेंस में। ये भी एक साइको है जो समझने की बात है। समाज को भी अपना बिहेवियर टूवर्ड्स डॉग जो है उस पर भी आत्मचिंतन करें कि अननेसेसरी मारना या उसके बच्चे को संभालो, उसको मारोगे तो वो बड़े होके वो भी आक्रामक हो। तो कई इसके साइको भी इफेक्ट है, फाइनेंशियल इफेक्ट भी है, सोशल भी है। सारा देख के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बीच का रास्ता निकाला। आगे राष्ट्रीय स्तर पे सुझाव भी आएंगे, समस्या भी आएंगे, विद पैसेज ऑफ टाइम और सुझाव समझता हूँ। बाकी जो एक प्राणी के प्रति जो हमारी भावना है वो तो रहनी है। हमारी संस्कृति में प्राणी में जब हम देखते हैं, पूजते हैं, वनस्पति लेके पशु पक्षी सब हमारे पूजनीय हैं, तो उस हिसाब से वो हम दूसरों की तरह निर्दयी तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो वो एक मानवीय पक्ष अपना, उसके साथ व्यवहारिक पक्ष जोड़ के हुए बीच का रास्ता निकले, तभी समस्या का हल है, वैसे नहीं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास, और इस हफ्ते एक बार फिर से हमने सर के साथ बहुत गंभीर मुद्दों पर बातचीत की। अगले हफ्ते कुछ और मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।